बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। परवेज इलाही परेशान है और गंदी गंदी गालियों पर उतर आए हैं। वो गालियां किसके लिए हैं और उन्हें अब खौफ किस बात का है? खौफ तो इमरान खान साहब को भी है, जिन्होंने पहले अपने कौमी असम्बली के मेंबर्स को फारिग किया, यानी कौमी असम्बली से छुट्टी हुई, फिर सूबाई असम्बलियों से भी छुट्टी होगी, तो बारी बारी सर तरतीब गलत है, लेकिन अब उनके सेनेटर्स की बारी है। अब उनके सेनेटर्स भी नहीं रहेंगे। वो कैसे जाएंगे और कौन भेजेगा, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन ऐश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, और यूरोप के दौरे दुबई से होते हुए और फिर लंदन जाना है और किसी ने फ्रांस जाना है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर मुसीबत पड़ी हुई है कि निगरान सेटअप बनना है, और दोनों बड़े लीडर सैर कर रहे हैं। कहानी असल में क्या है, वो निगरान सेटअप कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, कहाँ से आएंगे? और ख्वाजा आसिफ साहब तो मेजर आदिल राजा बने हुए हैं। वो किस तरह से आदिल राजा बने हुए हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन पाकिस्तान में डॉलर्स आने की बजाय जाने का प्लान ज़्यादा बन रहा है। तो ये हम जो उल्ट रास्ते पर चल रहे हैं, ये क्या कहानी है, ये सारी स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले परवेज इलाही साहब का जिक्र आपसे करता चलूं कि परवेज इलाही साहब जेल में बहुत परेशान हैं। पहले उनको मसाइल थे कि वो एसी नहीं लगा हुआ, पंखे ठीक नहीं चलते, 6x6 का कमरा है, ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती, फ़ोन पे बातें नहीं होती बेगमात से। ये भी मसला था ना, वो सिर्फ एक बेगम से मिलने देते हैं, फ़ोन तो इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे। बेटा वहाँ बैठा है, याशियाँ कर रहा है, खुद फंसे हुए हैं, वो उनकी बात नहीं सुनता। घर में पैसों का मसला बना हुआ है, वो पहुँचाता नहीं है। बेशुमार मसाइल है। और अब ताज़ा तरीन मसाइल ये है कि अब उनको डर लगता है कि शायद वो गायब ना हो जाए इमरान रियाज की तरह। तो अब वो जेल से निकलने से भी डरते हैं। एक वक्त था या एक रूटीन की बात होती है कि लोग जेल से बाहर आना चाहते हैं, और वो जेल से बाहर आने से डर रहे हैं। उन्हें इतलात के मुताबिक उन्हें चेकअप के लिए लेकर जाना था, तो वो उस बात पर नाराज हो गए और उन्होंने बड़ी गंदी गंदी गालियां दी जेल हुकाम को। और उन्होंने कहा, तुम लोग मुझे उठवाना चाहते हो, मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे एजेंसियों वाले उठा के ले जाएंगे। अब ये खौफ उनमें क्यों है? वो ऐसी क्या हरकतें कर रहे हैं, या वो ऐसा क्या कुछ कर चुके हैं? ज़ाहिर है उनसे बेहतर किसको पता होगा कि जिसकी वजह से उन्हें यह खौफ है कि वो उठाए जाएंगे, गायब हो जाएंगे, चुके जाएंगे ना। तो वो अब बाहर जाकर अपनी ट्रीटमेंट कराने के बजाय जेल को ही पनाहगाह समझते हैं। वो है ना कहीं जहां में पनाह मिली, लेकिन खैर वो कुछ और हो जाएगा फिर। तो खैर अब वो इस बात पे परेशान है। हाँ, उनका बेटा उनसे बाहर राब्ते में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल कोई बात नहीं सुनने को तैयार है, उनसे राब्ता ही नहीं कर रहा है। खैर चले, बेटा है। पैसे वैसे तो काफ़ी सारे आ गए ना, स्पेन में भी बिजनेस वेंचर्स बन गए हैं। वो तो स्पेनिश गवर्नमेंट को और कुछ लोगों बिजनेसमैन को ला रहे थे, और पता नहीं ऑलिव्स की वो करनी थी, काश्त करनी थी, और कुछ वो बागात बनाने थे, बड़े बड़े प्लान्स थे मोनो सिलाई साहब के। लेकिन बार अभी तो वो वहाँ आराम कर रहे हैं। अब्बा जान फंसे हुए हैं, और ना सिर्फ अब्बा जान फंसे हुए हैं, अब्बा जान के बॉस यानी इमरान खान साहब वो भी फंसे हुए हैं। और वो इस तरह से फंसे हुए हैं कि कौमी असम्बली गई, वफाकी हुकूमत गई, सूबाई हुकूमतें गई, सेनेट में उनके लोग मौजूद है और उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। और कार्रवाई इस वजह से कर रहे हैं कि उनके लोगों ने, जो थोड़े से उनके सेनेटर्स हैं, काफ़ी सारे वैसे तो, वो उन्होंने आर्मी एक्ट में जो तरामीम हुई है उसके हक में फैसला दे दिया, वो वोट दे दिया, और खान साहब को पूछा भी नहीं। मतलब आप देखें, हाल ये देखें कि जो भाग गए हैं, जो छोड़ गए हैं, जो दगा दे गए हैं, जो कोई पार्लियामेंटेरियंस हो गए हैं, कोई आईपीपी हो गया, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह चल रही हैं। जो सेनेटर्स थे उन्होंने भी खान साहब को लिफ्ट ही नहीं कराई। और अच्छा, बहाना क्या हो रहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया, वो तो पता नहीं कहाँ से आया पास हो गया और हमने भी वोट दे दिया। आप इतने बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं था, इतनी मुद्दत से सेनेट में बैठे हुए, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। असल में गेम कहीं और हो रही होती है, कमिटमेंट्स कहीं और होती हैं, और बातें कहीं और हो जाती हैं। ये तो हमें ताज़ा तरीन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बता ही दी है बहुत तफसील से। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी नून लीग के मेजर आदिल राजा ही बन गए हैं। जिस तरह से आदिल राजा ने वो सारी फौज के हवाले से जो कहानियाँ सुनाते हैं, कहीं कुछ छोटी मोटी बात ठीक भी हो जाती है, ज़्यादातर तो वैसे ऊपर से ही छोड़ रहे होते हैं वो, और बहुत सी जगहों पे वो मनफी प्रोपेगेंडा भी कर रहे होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वही फौजी स्टोरियाँ हमें सुना दी हैं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि वो सेम पेज पर हैं और बड़ा बाजवा साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात के साथ वो चल रहे हैं, उन्होंने बताया कि नहीं जी, अप्रैल में ही 2019 में
बाजवा साहब तो हमारे साथ थे, वो हमें ऑफर दे रहे थे कि जनाब आ जाएं, हुकूमत ले लें, अभी फौरी तौर पे पंजाब की ले लें, फिर दिसंबर 2019 में वफाकी हुकूमत ले लें। और हाजिर सर्विस जनरल्स मुझे मिल रहे थे, मुझसे बातचीत कर रहे थे, और मुझे और खाकान अब्बासी में से किसी एक को वज़ीर आज़म बनाने को भी तैयार थे। उसको पता नहीं क्या करें। फिर अच्छा बताते हैं कि वो जो है हमारे नए वज़ीर आज़म का जो तकर्रुर होना है निगरान का, उसके लिए जब उनसे सवाल पूछा गया कि पिंडी से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा हाँ उनकी बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर कैसे हो सकता है। तो वो उधर भी वही बता रहे हैं, वही कहानी है। अच्छा वैसे तो उन्होंने और भी बता दी मियाँ साहब के हवाले से कि मियाँ साहब ने बड़ा जोर देकर कहा था कि बाजवा को, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन लाजमी देनी है, ब्लैंक चेक दे दिया था। अच्छा मुझे तो लगता है वही ब्लैंक चेक वाली स्टोरीज अभी भी चल रही है, ये जो आईनी तरमीम में हुई है आर्मी एक्ट में। फिर बाद में इसी तरह किसी उनके एमएनए ने, किसी वजीर ने बाद में बताना है कि किसने बड़े ने कहा था और किसके कहने पर हमने ब्लैंक चेक दे दिया और सारा कुछ कर दिया। अच्छा आपस में पार्टियों का ये हाल है कि अभी तक असम्बली की मुद्दत ख़त्म करने की डेट पर दोनों पार्टियों में इत्तेफाक नहीं है। अगरचे मैंने ही कल रात जो आपको खबर दी है वो किसी हद तक डिसीजन ये हो गया हुआ है कि 9 तारीख को असम्बली डिसॉल्व करने की समरी भिजवा दी जाएगी, लेकिन फॉर्मली नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे होकर इन चीज़ों पर अभी तक एग्री नहीं कर रहे। निगरान वजीर आजम के लिए हमें बताया जा रहा है कि 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, लेकिन पार्टियों में आपस में अभी भी रिफ्ट है। वो कहता नहीं हमने उसकी बात नहीं माननी, वो कहता उसकी बात नहीं मानी। दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर शक ये है कि ये हमें बाईपास करके खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ थ्रू हो जाएंगे और अपने बेनिफिट्स ले लेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सुकून का ये आलम है, चिल माहौल ये है कि इन सारे झगड़ों में जब पाकिस्तान में ये मसाइल चल रहे हैं कि निगरान हुकूमत कौन होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा, असम्बली कब टूटेगी, ये सारा उनके इख्तियारात कम होंगे या ज़्यादा होंगे, आर्मी एक्ट में तरमीम होनी है या नहीं होनी, तो दोनों पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं वो सैर कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से दुबई और दुबई से अब यूरोप सुधार गए हैं, उधर चले गए हैं, वहाँ यूरोप की सैर कर रहे हैं, वहाँ से वो इटली से प्रॉब्ली उसके बाद लंदन चले जाएंगे और वो उनका ज़रा लंबे अरसे के लिए लंबा ठिकाना है, वहाँ पर होंगे। आसिफ जरदारी साहब दुबई में थे, उनके बारे में भी यही खबर है कि वो उसके बाद फ्रांस, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों का एक दौरा कर रहे होंगे। आसिफ जरदारी साहब के पास तो खैर वहाँ पर बंदोबस्त भी अच्छा, अपने घर हैं, बल्कि वो पुराना घर है उनका, तो हमने सुना है कि उनके वालिद साहब ने, हाकम अली जरदारी साहब ने कोई 84-85 में ख़रीदा था बेनज़ीर भुट्टो से, शादी से भी पहले से। तो खैर उनके अपने मसाइल हैं, वो वहाँ चिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहानी कुछ और चल रही है, उन्हें भी पता है कि ये सारे डिसीजंस कहीं और हो रहे हैं। उनकी एंडोर्समेंट सिर्फ इतनी होनी है कि वहाँ से उन्होंने कहना है सबको कि वोट दे दें, जैसे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे वोट दिया था। तो दोनों लीडर्स ने वहाँ से बैठकर कहना है कि वोट दे दें और वोट हो जाएगा, सारी चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी। फिर चाहे मोहसिन नकवी साहब हों, चाहे कोई इकोनॉमिस्ट हो, कोई भी हो, जो भी वज़ीर आज़म बने वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और फिर एक लंबे अरसे के लिए नहीं, अच्छा मेरा तो ख्याल, मुझे अभी भी यही ख्याल है कि एक लंबे अरसे के लिए वो हुकूमत होगी। हाँ बातें हम यही सुन रहे हैं कि नहीं जी टाइम पर होंगे, 60 दिनों में होंगे, 90 दिनों में होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अभी उसके बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। अभी तो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 60 दिन होने या 90 दिन होने हैं, लेकिन 90 दिन वाली समरी वो उन्होंने प्लान कर ली है 9 तारीख को जो भेजनी है ना, 9 अगस्त को, कि जी असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें। 9 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व करने की समरी तो चली जाएगी, लेकिन हमारे मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं, एक VIP मोमेंट है और इसलिए बड़ा अहम है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से CPEC से रिलेटेड और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये सारी चीज़ों में चाइना का बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान के लोन्स को करना होता है, रेगुलेट करना होता है, उसको दोबारा से हमें दोबारा पैसे मिलने होते हैं, हमें कहीं सपोर्ट चाहिए होती है डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी है, ये सारी चीज़ों में चाइना का बड़ा अहम रोल है। तो वो 3 रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी, लेकिन इस हवाले से एक अहम खबर जो अभी मार्केट में चल रही है, जो आ गई है, वो है ML1 रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन और डबल ट्रैक करना। अच्छा ज़ाहिर है हमारी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत हैवी प्रोजेक्ट है।
कोई $8.5 अरब का प्रोजेक्ट था, जिसपे अब ये खबर आ रही है कि शायद वो $6.5 अरब में, तकरीबन $6.5 अरब में फाइनल हो रहा है, उसकी कॉस्ट कम की जा रही है। अच्छा, कॉस्ट किस तरह कम की जा रही है कि बाढ़ लगाने वाला कम कर दिया जाएगा, ज़ाहिर और चीज़ों में भी कम होगा कहीं ना कहीं, वो दैट डजंट मीन कि उन्होंने कोई डिस्काउंट हो रहा है हमें, वो चीज़ें कम कर दी जाएंगी, बट स्टिल $6.5 अरब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। हमने कैसे पे बैक करना है, इसमें से 30% तो हमें खुद पे करना पड़ेगा, यानी $2 बिलियन प्लस में जो है हमने खुद से पे करना है, बाकी लोन होगा, वो लोन भी पे बैक करना है उसका, ये सारी चीज़ें होंगी। और मुझे इसलिए अजीब लगता है कि जो वजीर रेलवे हैं वो इसके हक में नहीं है, जो जितनी मेरी इत्तला है उसके मुताबिक अभी तक जो पता चलता है वो इससे बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं है ML1 के। ज़ाहिर इतनी बड़ी अमाउंट का प्रोजेक्ट है, इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता था, मौजूदा ट्रैक को किस तरह से अपग्रेड करना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होनी है, उसको कैसे बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। ज़ाहिर हुकूमती सतह पर ही देखी जानी चाहिए। और मेरा तो बार बार जिस बात पर बहस होती है, मैं करता हूँ हमेशा, कि पार्लियामेंट वो इज़ द राइट फोरम जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इस पर। लेकिन डिबेट तो हमारे यहाँ कहाँ होती है, एक दिन में हम 30-30 बिल पास कर देते हैं, 1 घंटे में। डिबेट वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब हमारे पास जमहूरियत की एक अजीब किस्म है कि जिसमें 30, 40, 50 बिल जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो पास हो सकते हैं। जो उसकी स्पिरिट है कि वो वहाँ पर पेश हों बिल, लोग उस पर डिस्कस करें, बात करें, उस पर कोई इख्तलाफी नोट भी आ सकते हैं। ज़ाहिर कलेक्टिव विजडम का एक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है ना कि सब मिलकर बातचीत करें। तो बजाय इसके कि ये सारी चीज़ें अदालतों में चली जाएं, फिर अदालतों में हमने ऐसे बहुत सारे देखे हुए मसाइल पहले भी कि कभी रिकोडेक पर और कभी वो जो है कारके पर और कभी ये ऑरेंज ट्रेन पर, जब अदालतें फैसले देती हैं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उसमें हमारे मुल्क को अरबों रुपए का, बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, अरबों डॉलर का, जुर्मानों की सूरत में और दीगर उस पर। तो ये हमें उससे बचना है। ताज़ा तरीन मिसाल इसकी मैंने इसलिए जिक्र कर दिया कि वो CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये लाहौर में कलमा चौक के करीब एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा कमर्शियल वेंचर है जिसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, शहरों की तरक्की, मुल्क की तरक्की के हवाले से ऐसी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो वैसे दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक ही वो इदारे के अंडर आते हैं, CBD और रूडा। रूडा जो है वो रावी के किनारे जो एक पूरा बड़ा शहर बन रहा है। अच्छा, उसकी मिसाल ताज़ा तरीन वो जो है इंडिया में गुजरात में एक बड़ा शहर बन रहा है IT और टेक्नोलॉजी का, उसको गिफ्ट का नाम दिया उन्होंने गुजरात के हवाले से। तो वहाँ एक बड़ा शहर बन रहा है। लाहौर में जो बड़ा शहर बन रहा है उस पर इसी तरह के केसेस चलते रहते हैं, कभी अदालतों में चले जाते हैं, कभी और लोग कर लेते हैं। CBD पर काम रुक गया है, अदालत ने एक ऑर्डर दे दिया, स्टे ऑर्डर आ गया है। अच्छा, वो केस कुछ और था, मतलब अजीब हमारे यहाँ मामला होते हैं ना कि वो हेलमेट पहनने से और वो इन्वायरमेंट से काम चलता है और पता चलता है कोई प्रोजेक्ट ब्लॉक हो जाता है। तो अभी भी इसी तरह की एक बात बन के वो प्रोजेक्ट पे काम रुक गया है। हुकूमत को सोचना चाहिए इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन करें कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इकॉनमी से रिलेटेड होते हैं, जो मुल्क की मईशत को चलाने में अहम किरदार जिन्होंने अदा करना होता है, उनके लिए कोई खुसूसी कानून साजी होनी चाहिए कि उनको ये इस तरह की अदालतों के स्टे का सामना ना करना पड़े। उसमें अदालती रूल्स में, प्रोसीजर्स में कोई तब्दीली की ज़रूरत है या कोई और उन्हें एक्स्ट्रा शेल्टर देने की ज़रूरत है, कोई प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, जो भी करना है उस हवाले से करें। मतलब वो हमारे टैक्स के पैसे होते हैं जो लगने होते हैं, और ये तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने खुद कमाना है, खुद लगाना है, एक डेवलपमेंट का काम होना है जिसमें मईशत का पहिया चलना है, लोगों को रोज़गार मिलना है, लोगों के कारोबार चलने हैं। तो इस हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि कुछ काम करें, और काम तो और बहुत सारे होने हैं। वो खुडिया में जाना था वज़ीर आज़म साहब ने, तो उस हवाले से सड़कों के लिए वो कुछ आ रही हैं, ट्वीट पर भी हैं, कुछ वीडियोस शेयर हो रही हैं कि पानी, खड़े हुए पानी में भी वो सड़क की तामीर जारी है और वो बह जाएगी। वज़ीर आज़म साहब, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। ये काना के करीब एरिया है, वो सारा टूट फूट का शिकार है, और वो मैंने खुद 2 दिन में देखा है कि वहाँ पे धड़ाधड़ उस पर वो मिट्टी, रेत और वो बजरी वगैरह डाली जा रही है। बेकार है, इसका कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन करें, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालें। वज़ीर आला साहब ने देखना है या वज़ीर आज़म साहब ने देखना है, चीज़ों को, मसलों को हल करें, लॉन्ग टर्म चलाएं। ये जो एडहॉक बेसिस पे वज़ीर आज़म को गुजारने के लिए ये काफ़ी नहीं, उनको तो अब हेलीकॉप्टर से भी ले जाया जा सकता है। ये जो चीज़ें ठीक करनी है, लोगों का ख्याल करें, लोगों के पैसे ज़ाया ना हों कि जो अगले दिन बारिश में बह जाएं। हमारे, मेरे, आपके टैक्स के पैसे हैं, उसका कोई ख्याल करें। हमसे कुर्बानियाँ लेते रहना वरना आपने। शुक्रिया।